नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत। जी हां, चुनावी संग्राम जोबान बेलगाम। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव का आगाज होने वाला है, लेकिन इससे पहले देश की सियासत में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। नेताओं के बयानों का स्तर लगातार गिरता ही चला जा रहा है और हर पार्टी के नेता एक दूसरे पर अपशब्द बोलने से चूक नहीं रहे हैं। लेकिन अब इन सबसे देश के नेता आगे निकलकर कहीं नेताओं को सच में गोली ना मार दे। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बयान का स्तर गिरता ही जा रहा है। चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी के नेता, सब अपने मुंह से आग उगलने का काम कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। देश की सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावों को जीतने के लिए लगातार प्रचार कर रही हैं। लेकिन चुनावी प्रचार में देश के सियासतदानों की लगातार भाषा ही गिरती जा रही है। चुनावों की तपिश इतनी है कि नेता अपने मुंह से आग निकालने से पहले जरा सा भी नहीं हिचक रहे हैं। नेताओं की बयान ऐसे कि देश की फिजाओं में धार्मिक उन्माद और जहर घोलने का काम कर रही है। नेताओं की भाषा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। बयान बिरो में देश की किसी पार्टी के नेता का कम हाथ नहीं है। सभी पार्टियां जहरीले बयानबाजी में अपना बराबर का योगदान दे रही हैं। देश में बटेंगे तो कटेंगे की सियासत के बीच जूते, लात सहित गोली मार देने जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने योगी को आतंकी तक बता दिया, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। योगी ने इस सब के जवाब में कहा कि मैं योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है। खड़गे जी, आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है। योगी आदित्यनाथ वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अरे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? मैंने उसी लिए परसों मुंबई में मीटिंग हुई थी तो कहा, भाई एक काम करो, तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ, लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो और आप सब संसार छोड़ के क्या बोलते गेरवा कपड़ा डाले, साधु संत बनने के लिए डाले, क्या मोदी के जैसा झूठ बोलने के लिए डाले? मैं पूछता हूं आपको भी, मैं सवाल करता हूं कि ऐसे ऐसे लोग बीजेपी में हैं, अपने घर छोड़ के, मठ छोड़ के, अधिकार के लिए अगर हर जगह फिरते हैं, गंदी बात करते हैं और लोगों को सताने की बात करते हैं, और कोई माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनका दुकान है, ज्यादा कम कुछ रास्ते में छोटा मोटा आया, उसको बुलडोजर लगा देते हैं। बहुत से घर उन्होंने बुलडोजर लगा के तोड़ दिया। लगातार 3 दिन से कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझसे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीले बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है। यही अंतर है कि
लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है, और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में बयानबाजी की सियासत तेज होती जा रही है। महाराष्ट्र के वर्सोवा में प्रचार के दौरान एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने 10 नवंबर को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर मुसलमानों को डराने धमकाने का आरोप लगाया था। इसके 24 घंटे बाद फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी महाराष्ट्र में औरंगजेब का महिमा मंडन कर रही है। महाराष्ट्र की सियासत तू-तू मैं से आगे निकल गई और हैदराबादी भाईजान पर आ गई। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में आकर कोई औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहा है। भारत का सच्चा मुसलमान औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है। क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? खैर, तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब फडणवीस ये समझते हैं क्योंकि वो फडणवीस हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को दबा सकेंगे, क्योंकि वो फडणवीस हैं तो ये चाहते हैं कि लोग उनके पैरों के पास बैठ जाएं। वो फडणवीस हैं तो ये समझते हैं कि वो मुझे जिहाद या धर्म युद्ध के नाम से पुकारेंगे। वो फडणवीस हैं तो समझते हैं कि मैं असदुद्दीन ओवैसी को नीचे गिराऊंगा। अरे देवेंद्र फडणवीस, तुम जिस चीज को लाना चाहते हैं ना औरंगाबाद में, वो चीज कभी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं लिख के रख रहा हूं। और आजकल तो ये ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। अरे भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या यहां पर हो रहा है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, बिना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जुबानी जंग अब कुत्ते पर तू मैं तक पहुंच गई है। बीजेपी ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के अकोला में दिए कुत्ते वाले बयान की निंदा की और कांग्रेस पर दलित पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ खराब व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। इसका जवाब देते हुए बीजेपी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने नाना पटोले की बीजेपी नेताओं के बारे में हाल ही में की गई कुत्ते वाले कमेंट को अपमानजनक बताते हुए कड़ी फटकार लगाई। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको कुत्ता बोलते हैं? आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना। पहले देवेंद्र जी थे। देखिए, बहुत घृणास्पद है। एक अच्छे जनप्रतिनिधियों को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और फिर भी जिसका आप बना के रहेंगे तो बहुत वफादार रहेंगे, देश के वफादार रहेंगे, जनता के वफादार रहेंगे। लेकिन आपका क्या होगा? आप तो एक पागल कुत्ते की तरह रह रहे हैं, पागल कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हम तो कुत्ते भी बनेंगे तो वफादार रहेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि नेताओं के बयान पर चुनाव आयोग मौन क्यों बैठा है? नेताओं को चुनाव आयोग नोटिस क्यों नहीं जारी करता कि आप माननीय लोग ऐसे बयानबाजी करने से बचें? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और राजस्थान में 7 विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही सियासी तेवर भी तल्ख होते दिख रहे हैं। चुनावी प्रचार में नेताओं की भाषा व्यक्तिगत टिप्पणियों से लेकर अभद्रता तक दिखाई
दे रही है यहाँ पर। और कई नेताओं ने तो शालीनता छोड़कर मर्यादा की तमाम सीमा तक तोड़ डाली है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे नेताओं में क्या बीजेपी तो क्या कांग्रेस, सभी पार्टियों के नेताजी बदजुबानी पर आमादा हो चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। ये भाड़े के लोग आए ना बाहर से, भाड़े के 10 कोई चले जाएंगे। अरे कर्म हो नई जगह बनाने की बात करते हैं। इस कानून में भी पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते। राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में ताकत झोंक दी है, लेकिन उपचुनाव के दौरान नेताओं की बयानबाजी का स्तर गिरता ही जा रहा है। कांग्रेस के सांसद हरीश मीणा, ये टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस के सांसद हैं। संसद में भले ही माननीय हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से इनके बोल सुनकर ये विश्वास कर पाना मुश्किल है कि ये माननीय हैं, क्योंकि महोदय की भाषा किसी सड़क छाप आदमी से कम नहीं है। माननीय हरीश मीणा जी कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और ऐसे विपक्ष पर निशाना साधना शुरू किया कि आम आदमी भी शर्मा जाए। हरीश मीणा की भाषा ऐसी कि राष्ट्रभाषा हिंदी भी अपने शब्दों के प्रयोग से माननीय की भाषा सुनकर रो दे। हरीश मीणा ने अपने विरोधियों को किन किन शब्दों से नवाजा, एक बार आप भी सुन लीजिए। मैं 13 तारीख का इंतजार ही नहीं कर रहा। ये भाड़े के लोग आए ना बाहर से, भाड़े के 10 कोई चले जाएंगे। मैं गलत बात नहीं बोलता हूं, पर मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि आपने मुझे 3 बार जिताया है, तो मेरा फर्ज बनता है आपको मेरे अनुभव बताऊं और इनके कारनामे बताऊं। जो आदमी किसी पार्टी का नहीं, पार्टी का टिकट मांगता है। 6 महीने पहले करण सिंह जी को छपड़ा में हराया था, कभी मुरारी लाल जी को गाली देता है दोस्तों में, कभी प्रमोद जैन भैया को देता है, कभी धारीवाल जी को देता है कौन है जिसका खुद का पता नहीं। मैं किसी की व्यक्तिगत चीजें नहीं कहना चाहता, पर इज्जत से कौन डरता है कि इज्जत वाला होता है। हरीश मीणा के बाद मरुधरा के दूसरे बयानबीन सांसद हनुमान बेनीवाल हैं। खींवसर सीट से हनुमान बेनीवाल ने उपचुनाव में अपनी पत्नी और पार्टी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल के प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता दिव्या मदेरणा पर बयानों की जबरदस्त तीर छोड़ी। हनुमान ने तो दिव्या और उनके दिवंगत पिता महिपाल मदेरणा समेत उनके पूरे परिवार पर ऐसा निशाना साधा कि क्या कहा जाए। बेनीवाल और दिव्या की अदावत लंबे समय से जारी है, लेकिन हनुमान बेनीवाल अदावत में इतनी मर्यादा नहीं बरत पाए और तू तड़ाक पर उतर आए। ऐसी भाषा सुनकर राजस्थान के लोग भी कह उठे कि माननीय आपके क्या कहने। 4 बजे हनुमान घूम रहा है, क्यों नहीं घूमूंगा 4 बजे? मैं क्या ओशा में घूम रहा हूँ? 4 बजे थारे घर आए हो, दरवाजे बजाओ, बकवास करते फिर शर्म को नहीं बिल्कुल यार। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं 4 बजे घूमूं, 3 बजे घूमूं, किसी को क्या तकलीफ है भाई? चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, मेरे घर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों नहीं घूमूंगा? लड़ाई जोरदार लड़ूंगा। सामने भी तू घूमना कांग्रेस के प्रत्याशी, तो क्यों नहीं घूम रही कांग्रेस वाले के? तू तो बीजेपी को वोट डलवा रही है, शर्म नहीं आती? कांग्रेस का आला कमान, भाजपा को वोट, कहाँ जा रहे हो? क्या था तुम्हारा? याद करते ही सीढ़ी चलाते छोरे, 62 मिनट 50 मिनट की, शर्म को नहीं हो बिल्कुल। राजस्थान के एक और माननीय की भाषा आला दर्जे की कमाल करती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेसी नेता रघु शर्मा भी चुनाव प्रचार के दौरान अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाए। रघु शर्मा ने बीजेपी नेताओं को कर्म फूटा तक बता दिया, मानो नेताजी ही भगवान के पास बैठकर सबके कर्मों का लेखा जोखा रखते हों। लोगों के दुख दर्द को कम करने के लिए कई 125 किलोमीटर दूर गांव में बैठा हुआ आदमी, जिला मुख्यालय 125 किलोमीटर, 130 किलोमीटर, जब से सरकार बनी है क्या कह रहे हैं? ये जिले तो हटाएंगे। अरे कर्म हो, नए जिले बनाने की बात करते तो समझ में आती है, लेकिन जो लकीर भी रास्ते खींच दी गई, आप उसको मिटाने के लिए निकलो तो 23 तारीख का इंतजार है। 23 का भी छोड़ो, 13 तारीख की बात कर लो, 13 को चुनाव है, 13 तारीख के बाद ये राजस्थान में कत्लेआम करने वाले हैं। लेकिन राजस्थान के बयानबीरों में सबसे बड़ा नाम है राजेंद्र सिंह गुढ़ा का। सियासत ऐसी चीज है कि वोट के लिए क्या न करा दे।
बयानों के जरिए अपनी सीमा लागने वाले नेताओं में राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा सबसे अव्वल रहे। झुंझुनू से निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों की खातिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को भी सही ठहराया। गुढ़ा ने संविधान बनाने वालों से ही सवाल पूछ लिया कि संविधान या कानून में कहां लिखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकते। गुढ़ा जी का तो पाकिस्तान प्रेम ऐसे छलका मानो गागर से पानी छलक गया हो। गुढ़ा जी विधानसभा में पहुंचने के लिए इतने आतुर हैं कि वोट पाने के लिए कुछ भी बोलने को तैयार हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। 14 अगस्त 1947 को हमने उसको एक पड़ोसी के रूप में स्वीकार किया है और पाकिस्तान की एम्बेसी हमारे हिंदुस्तान नई दिल्ली में है और हमारी एम्बेसी पाकिस्तान में है। 15 अगस्त को ही पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान का झंडा रोड होता है, राष्ट्रगान गाया जाता है और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं पाकिस्तान के अंदर। और 14 अगस्त को दिल्ली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। किस कानून में कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे लोगों को लेकर सीनियर पार्टी नेताओं ने ऐतराज जताया है। बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि ऐसी भाषा बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। चुनाव हो, उपचुनाव हो तो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोकतंत्र के अंदर एक संयम बनाकर एक पॉजिटिव सकारात्मक उदाहरण नेतृत्व बनना चाहिए। उसके अंदर जैसे उंगलियों के अलग अलग आकार होते हैं, उसी तरह जो राजनीति में लोग आते हैं उनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। मुझे लगता है कि हमें जो सकारात्मक उदाहरण है, जो संयम रखते हैं, जो धैर्य रखते हैं, जो भाषा का सही प्रयोग करते हैं, जो विपक्ष को भी या तो सम्मान करते हैं या उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, ये हमारे जीवन में भी महत्वपूर्ण है और राजनीति में भी महत्वपूर्ण है और जनता को ये देखना चाहिए। वहीं नेताओं की गिरती बयानबाजी को लेकर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा है कि नेता किसी भी पार्टी के हों, उसे भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन पार्टियां अपने अपने नेताओं को हिदायत देती हैं, लेकिन माननीय है कि मानने को तैयार नहीं हैं। न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट। तो माननीय मानने को तैयार नहीं। और इधर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त जुबानी जंग शुरू हो गई है। दोनों तरफ से एक से बढ़कर एक बयानों के बाण छोड़े जा रहे हैं और इस लड़ाई में कोई भी पार्टी 19 नहीं रहना चाहती है। अपने आप को 20 साबित करने के चक्कर में पार्टियां राजनीतिक मर्यादाएं भी लागने में लगी हुई हैं। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त जुबानी जंग शुरू हो गई है। दोनों तरफ से एक से बढ़कर एक बयानों के बाण छोड़े जा रहे हैं और इस लड़ाई में कोई भी पार्टी 19 नहीं रहना चाहती है। अपने आप को 20 साबित करने के चक्कर में पार्टियां राजनीतिक मर्यादाएं भी लागने लगी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के बाद से जो सियासत शुरू हुई थी वो अब कुत्ता, चोर, लुटेरा, औरंगजेब और आतंकवादी तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सीएम योगी की भाषा की एक आतंकी से तुलना करना बता रहा है कि कांग्रेस में बौखलाहट है और बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। सीएम योगी के इस बयान के बाद विपक्ष के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस और हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेता भी महाराष्ट्र और झारखंड में एक अलग नैरेटिव सेट करने में लग गए हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे।
सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे, हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। दरअसल 3 महीने पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा की एक सभा के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दिया था। तब सीएम योगी को भी शायद पता नहीं होगा कि ये बयान आने वाले दिनों में भारत की राजनीति को नई दिशा और धार दे सकता है। योगी के इस बयान को न केवल आरएसएस बल्कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं ने भी स्वीकार कर लिया है। पीएम मोदी ने कई मौकों पर अलग अलग संदर्भों से जोड़कर बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को दोहराया। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के समर्थन में अब तो पूरी बीजेपी ही आ गई है। झारखंड बीजेपी प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा तो इस बयान को पहले से ही झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रमुख हथियार बना रखा है। लेकिन सीएम योगी के महाराष्ट्र में चुनावी सभाओं के बाद इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। योगी के इस बयान की अहमियत ये है कि अजित पवार के ऐतराज को भी बीजेपी ने तवज्जो नहीं दी है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने इसे अब अपना प्रमुख अस्त्र बना लिया है। फडणवीस तो अपनी सभाओं में इस बयान की आड़ में असदुद्दीन ओवैसी पर भी खूब हमला कर रहे हैं और इससे वोटों का ध्रुवीकरण होने की संभावना भी बढ़ गई है, जिससे बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का लगातार सीएम योगी के बयान पर हमला करना बताता है कि कांग्रेस में बौखलाहट शुरू हो गई है। खड़गे ने महाराष्ट्र की रैली में सीएम योगी को गेरुआ वस्त्र त्याग कर खाकी वस्त्र पहनने की सलाह दी, तो वहीं सीएम योगी की भाषा को एक आतंकी की भाषा बताकर तूफान मचा दिया गया। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ तो एक कदम आगे बढ़ गए और बीजेपी को कुत्ता बनाने की बात करने लगे। ऐसे में सवाल उठता है कि सीएम योगी के इस बयान के बाद विपक्षी नेता अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी के गेम प्लान में कांग्रेस फंस गई है? महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और झारखंड में हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो पिच तैयार की थी, क्या उसी पिच पर अब कांग्रेस भी बैटिंग करने लगी है? लेकिन इन बयानों की राजनीति में समाजवादी पार्टी भी रेस में आगे है। पीडीए के साथ अली भी है और बजरंग बली भी है कि पोस्टर के बाद बीजेपी पर निशाना साधने का सिलसिला यही नहीं थमा। अब अमेठी में भी पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। अमेठी में समाजवादी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष गुंजन सिंह ने पोस्टर लगवाए हैं, जिसमें लिखा है कि 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव और इसके अलावा पोस्टर पर लिखा है अखिलेश का पेयर है, बीजेपी का अंत नियर है। साथ ही बीजेपी पर हमला करते हुए लिखा, जितना चुनाव टालोगे उतना बुरा हारोगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कटेंगे तो बटेंगे के बयान पर जोरदार अटैक किया। लेकिन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क तो इससे भी एक कदम आगे निकल गए। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बेखौफ अंदाज में भड़काऊ बयान दिया। बयान ऐसा कि आप सुन ले तो सोच में पड़ जाए कि जिनको हमने अपने वोट के समर्थन से सत्ता की कुर्सी पर विराजमान किया, वो महोदय सरेआम बेखौफ होकर नियमों की धज्जियां उड़ाने की बात कह रहे हैं। सांसद जियाउर रहमान बर्क साहब ने खुले मंच से अखिलेश यादव की मौजूदगी में कहा कि सरकार तो आती जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग तो हर जगह रहेंगे। जब सपा की सरकार आएगी तो हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अब ये तो सीधे तौर पर खुले मंच से देश के मजबूत राज्य यूपी की कानून व्यवस्था को ललकारना हो गया कि मानो जैसे प्रशासन में बैठे अधिकारी बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हों। यहाँ की जा रही है, शायद इससे पहले उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की तारीख में कहीं नहीं हो रही होगी। लोग जो प्रधान हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से उनके ऊपर रिकवरी के नोटिस भेजे गए। जो पूर्व प्रधान हैं, उनको ऑडिट करने की धमकी दी गई। जो राशन डीलर हैं, कोटा सस्पेंड करने की धमकी दी गई। और जो कॉलेज चला रहे हैं, उनके कॉलेज पे ताला लगाने की बात की गई। और यहाँ तक कि कुछ राजस्थान साहब के रिश्तेदारों के यहाँ भी ताला डाल दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, इस प्रदेश के योगी महाराज जी, जब अगर तुम वाकई में सबके साथ सबके विकास की बात करते हो और तुम्हारे अंदर अगर ताकत है, अगर तुम चाहते हो इस जनता से मुकाबला करने की, तो पुलिस प्रशासन से को इस्तेमाल करने की जगह अकेले चुनाव लड़ करके दिखाओ। इंशाल्लाह बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन इस बार के चुनाव में नेताओं के तीखे बोल ये तो साफ तौर पर साबित करते हैं कि राजनीति में सब कुछ जायज है। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं सोचती है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार के चुनाव में अपना नैरेटिव सेट किया था और शायद वो उस पर ही काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष अपने टारगेट से भटककर बीजेपी पर निशाना साध रहा है।
नेताओं की इन बयानबाजियों से राजनीति के बाजार का माहौल तो गर्म हो जाता है, लेकिन जनता की मूल जरूरतों, विकास, रोजगार, शिक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर किसी का ध्यान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ पर रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। लाडकी बहीण माझी, लाडका युवा, सगळ्यांपुढे आपुला शेतकरी